हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसवी टीचिंग पर। देखिए दोस्तों, हमारी क्लास चल रही थी रासायनिक अभिक्रियाओं पर और इसमें हमने 4 अभिक्रियाएं हमने कर ली थी। अब हम नेक्स्ट अभिक्रिया करेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, उदासीनीकरण, ऑक्सीकरण, अपचयन, ये अभी हम करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम 5वें नंबर पे, 4 तो हम कर चुके हैं, 5वें नंबर पे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया करते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है आप सभी जानते हैं। ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या है? क्षेपी का मतलब है ऊष्मा को बाहर निकालना, ऊष्मा का उत्सर्जन करना। ठीक है, ऊष्मा का उत्सर्जन, इसमें यही मेन पॉइंट है। ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या है? ऊष्मा का उत्सर्जन करना। जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो ऊष्मा का बाहर निकलना ही ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्मा जिस भी अभिक्रिया में बाहर निकलती है उसको क्या बोलेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए A+B जैसे कोई रिएजेंट हैं, इनमें अभिक्रिया होती है तो C प्रोडक्ट बनता है, प्लस अगर ऊष्मा बाहर निकलती है प्लस ऊष्मा आती है तो ये कौन सी अभिक्रिया होती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। अगर हम एग्जाम्पल के लिए देखें तो जैसे N2 + 3H2, इनकी अगर हम अभिक्रिया करवाते हैं, इनकी जब हम अभिक्रिया करवाते हैं तो ये 723 केल्विन पे ये अभिक्रिया होती है, इतने टेम्परेचर पर। और Fe और MO जो उत्प्रेरक है, कैटलिस्ट है, इनकी प्रेजेंस में ये अभिक्रिया होती है और क्या प्रोडक्ट बनता है? 2NH3 प्लस यहाँ पे एनर्जी निकलती है कितनी? किलो कैलोरी, 22.4 किलो कैलोरी एनर्जी निकलती है। देखिए, N2 + 3H2 की अभिक्रिया अगर हम करवाते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है? 2NH3, लेकिन इस प्रोडक्ट के साथ में 22.4 किलो कैलोरी एनर्जी है वो बाहर निकलती है। तो हमें यहाँ पे पूछ ले कि यहाँ पे डेल H का मान कितना है? डेल H का मान कितना है? तो हम करेंगे 22.4 किलो कैलोरी और माइनस हमें याद रखना है, माइनस क्यों है यहाँ पे? देखिए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जो होती है उसमें डेल H क्या है? एंथैल्पी परिवर्तन। डेल H क्या है यहाँ पे? एंथैल्पी परिवर्तन। तो आप लिख लीजिए, क्या लिखेंगे कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए एंथैल्पी परिवर्तन या डेल H का मान हमेशा ऋणात्मक होता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए डेल H का मान हमेशा ऋणात्मक होता है। इसीलिए डेल H का मान अगर हमें इस अभिक्रिया के लिए पूछे तो हम क्या करेंगे? 22.4 किलो कैलोरी माइनस का। क्लियर है? ऊष्माक्षेपी है, ऊष्मा बाहर निकाल रही है, इसका मतलब माइनस है, बाहर निकल रही है, तो डेल H का मान हम हमेशा ऋणात्मक लेंगे। क्लियर? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गई। अब देखिए, एक होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ये ऊष्माक्षेपी है, ऊष्मा को बाहर निकाल रही है। एक होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है? जिसमें ऊष्मा को अवशोषित किया जाता है। ऊष्मा का अवशोषण या ऊष्मा ग्रहण करना। अभिक्रिया जब होती है उस टाइम में ये ऊष्मा ग्रहण करती है, बाहर से ऊष्मा लेती है, ऊष्मा का अवशोषण करती है। इस अभिक्रिया को ऊष्माशोषी अभिक्रिया बोलते हैं। देखिए, इसको अगर हम इंग्लिश में लिखा हुआ आ जाए, आपको ध्यान देना है, कई बार ऊष्माशोषी ना आके एंडोथर्मिक है, उसी को हिंदी में लिखा हुआ दे देते हैं। तो इनके नाम हमें याद रखने हैं। ये कौन सी होती है? एंडोथर्मिक, THRMIC, एंडोथर्मिक।
ये होती है एंडोथर्मिक, और ऊष्माक्षेपी जो होती है वहाँ पे आप लिख लीजिए एक्जोथर्मिक। देखिए ये नाम इंग्लिश वाले हमें पता होना चाहिए, क्यों? क्योंकि कई बार देखिए ऊष्माक्षेपी न देखिए आपको हिंदी में लिख के दे देगा एक्जोथर्मिक, तो हमें याद होने चाहिए, ठीक है। तो आप ऊष्माक्षेपी जहाँ पे आपने लिखी है वहाँ पे आप एक्जोथर्मिक भी लिख लीजिए, और ये होती है ऊष्माशोषी एंडोथर्मिक। अब देखिए ऊष्माशोषी जो अभिक्रिया है इसमें एंथैल्पी परिवर्तन डेल एच का मान क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है। ऊष्माक्षेपी में डेल एच का मान हमेशा नेगेटिव था, ऋणात्मक होता था, और इसमें हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम करें तो देखिए A प्लस B अगर कोई भी प्रोडक्ट रिएजेंट है, A और B जैसे कोई रिएजेंट हैं, अगर इनसे C प्रोडक्ट बनता है तो क्या होता है? यहाँ पे ये ऊष्मा का अवशोषण करता है। ऊष्मा का अवशोषण करके ही C प्रोडक्ट बनता है, अदरवाइज C प्रोडक्ट नहीं बन पाता। इसलिए इस अभिक्रिया में एंथैल्पी परिवर्तन है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, डेल H बराबर पॉजिटिव होता है। क्लियर है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गई एक्जोथर्मिक, और ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो गई एंडोथर्मिक। नेक्स्ट है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया कौन सी होती है? तो देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया देखिए दोस्तों, उदासीनी अभिक्रिया क्या होती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया ये एक तरह की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, और इसमें क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा अम्ल और क्षार, एसिड और बेस की अभिक्रिया हम जब करवाते हैं तो उससे जो प्रोडक्ट बनता है वो उदासीन होता है। उसमें ना तो अम्लीय गुण होते हैं ना क्षारीय गुण होते हैं। तो अम्ल क्षार की जो अभिक्रिया होती है वही अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लें तो HCl की अभिक्रिया अगर हम NaOH से करवाएं तो प्रोडक्ट क्या बनता है? NaCl प्लस H2। नमक और जल प्रोडक्ट बन जाता है, और ये उदासीन नेचर के होते हैं। प्रोडक्ट जो बनता है इस अभिक्रिया में वो उदासीन प्रकृति का होता है, उसकी ना अम्लीय प्रकृति होती ना क्षारीय प्रकृति होती। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कौन सी होती है? एसिड और बेस की जो अभिक्रियाएं होती हैं उन्हें ही उदासीनीकरण अभिक्रिया बोला जाता है। क्लियर है? अब देखिए एक है ऑक्सीकरण अभिक्रिया और एक होती है अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण और अपचयन इन दोनों को हम साथ साथ करेंगे। तो देखिए आप इस तरह से पेज को दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। एक तरफ आप लिखेंगे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ठीक है, ऑक्सीकरण, और दूसरी तरफ हम क्या लिखेंगे? अपचयन। दूसरी तरफ क्या लिखेंगे आप? अपचयन। ऑक्सीकरण और अपचयन, ये एक हिंदी एक इंग्लिश अजीब लग रहा है, दोनों को हिंदी में लिख देते हैं। ये ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन और ये अपचयन रिडक्शन। ठीक है, तो ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया जो होती हैं वो क्या होती हैं? तो देखिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीकरण अभिक्रिया कौन सी होती है? जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है वो अभिक्रिया होती है ऑक्सीकरण, और इसमें हाइड्रोजन है वो बाहर निकलता है। तो देखिए आप लिख लीजिए पहला पॉइंट, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का जुड़ना, और इसमें क्या लिखेंगे? तो
तो ऑक्सीजन का बाहर निकलना, इसीलिए हम इन दोनों को एक साथ कर रहे हैं क्योंकि एक दूसरे के विपरीत हैं, एक साथ करेंगे तो हमें याद हो जाएंगी। दूसरा इसमें पॉइंट क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन का बाहर निकलना, और इसमें दूसरा पॉइंट क्या है, इसमें दूसरा है हाइड्रोजन का जुड़ना। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन है वो जुड़ती है और हाइड्रोजन बाहर निकलती है। और अपचयन जो अभिक्रिया है उसमें देखिए ऑक्सीजन है वो बाहर निकलती है और हाइड्रोजन जुड़ती है। इसका हम एग्जाम्पल करें तो देखिए, जैसे मैग्नीशियम प्लस O2, ये क्या बन गया 2MgO। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट की हम बात करें, हाइड्रोजन का बाहर निकलना, तो इसका एग्जाम्पल हम करें जैसे NaH। तो देखिए इसमें क्या होता है Na प्लस हाफ H2। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, तो ये कौन सी होगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। पहला एग्जाम्पल है उसमें देखिए ऑक्सीजन जुड़ रहा है, मैग्नीशियम के साथ में ऑक्सीजन जुड़ रहा है। और दूसरा जो एग्जाम्पल है उसमें देखिए NaH के साथ में जो हाइड्रोजन है वो क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, ये है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब देखिए अपचयन की अगर हम बात करें तो इसमें ऑक्सीजन का बाहर निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना। तो देखिए एग्जाम्पल के लिए पहला एग्जाम्पल हम करें तो 2MgO से अगर हम 2Mg प्लस O2 बनाते हैं तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, अपचयन हो गई। जस्ट इसके उल्टी ये देखिए, अगर Na प्लस हाफ H2 से हम NaOH बनाते हैं तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गई, अपचयन। ठीक है, तो ये ऑक्सीकरण है और ये क्या है, अपचयन है। क्लियर है इतना। अब देखिए तीसरा पॉइंट हम लिखेंगे NaOH। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉन का निकलना। इलेक्ट्रॉन का निकलना कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण है। जैसे Na है, इससे अगर Na प्लस और इलेक्ट्रॉन इस तरह से अगर अभिक्रिया होती है तो वो कौन सी अभिक्रिया होगी, ऑक्सीकरण। इसी तरह इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन का जुड़ना कौन सी अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया। एग्जाम्पल Na प्लस है, अगर इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होता है तो Na बनता है, ये कौन सी अभिक्रिया है, तो ये अपचयन अभिक्रिया है। तो ये ऑक्सीकरण और अपचयन में अंतर था। ऑक्सीकरण अभिक्रिया कौन सी होती है, अपचयन अभिक्रिया कौन सी होती है, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ऑक्सीकरण जो ऑक्सीडेशन है उसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, धनावेश में वृद्धि होती है। इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो धनावेश में वृद्धि होगी। देखिए यहाँ पे कोई धनावेश नहीं है, कोई आवेश नहीं है, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया। इसका मतलब ऑक्सीकरण जो अभिक्रिया है उसमें धनावेश में वृद्धि होती है। तो आप ये भी पॉइंट लिख सकते हैं, धनावेश में वृद्धि। अपचयन में इसका उल्टा होगा, धनावेश में कमी। यहाँ पे क्या होती है, ऋणावेश में कमी होती है और यहाँ पे ऋणावेश में वृद्धि होती है। तो ऑक्सीकरण में धनावेश में वृद्धि होती है, ऋणावेश में कमी होती है, और अपचयन में क्या होता है, धनावेश में कमी होती है और ऋणावेश में वृद्धि होती है। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए ऑक्सीकरण और अपचयन हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल और करते हैं दोनों के एक साथ। तो देखिए एग्जाम्पल देखिए, आप इनको लिख लीजिए और ये भी लिख लेना। ऑक्सीकरण में
धनावेश में वृद्धि होती है और ऋणावेश में कमी होती है, जबकि अपचयन में क्या होता है, अपचयन में धनावेश में कमी होती है और ऋणावेश में वृद्धि होती है। अब देखिए क्वेश्चन इसमें से किस तरह से आता है वो हम एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे देखिए SN, थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं, SnCl4 एग्जाम्पल हम लेते हैं, SnCl4 प्लस FeCl2, इन दोनों की अगर हम अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है, SnCl2 प्लस FeCl3, ये हमारा प्रोडक्ट इससे बनता है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, Sn यहाँ पे है +4 में और Cl4 यहाँ पे -1 में है, Cl पे -1 होता है, Sn पे +4 होता है, Fe पर क्या चार्ज होता है, +2 होता है और Cl पर -1 होता है। अब देखिए ये आपको निकालने आने चाहिए, हम नेक्स्ट जो क्लास करेंगे उसमें ये मैं आपको समझा दूंगी अलग से कि ये हम कैसे पता करें कि इस पे कितना चार्ज होता है, इस पे कितना चार्ज होता है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या होता है, ये रिएजेंट है, इनसे ये प्रोडक्ट बना है। तो देखिए यहाँ पे Sn +4 में है और यहाँ पे जाके Sn किस में हो रहा है, तो ये +2 में यहाँ पे चेंज हो रहा है, +4 से +2 में, और ये Cl4 यहाँ से -1 में है, यहाँ पे किस में चेंज हो रहा है जाके, तो ये चेंज नहीं होगा, ये -1 में ही यहाँ पे रहता है। अब यहाँ पे देखिए ये जो +2 है ये यहाँ पे जाके किस में चेंज हो जाता है, +3 में चेंज हो जाता है, ठीक है, और ये -1 में ही रहता है। तो इसको हम नहीं लेंगे, इसको हम नहीं देखते हैं, ये सेम है इसलिए इनको देखने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि ये जो रिएजेंट है ये जब Cl2 के साथ में मिलके यहाँ पे प्रोडक्ट बनाता है तो देखिए +4 से +2 में चला जाता है। इसी तरह Fe जो है ये यहाँ से +2 से +3 में चला गया, ये यहाँ पे चेंज होता है। तो अब अपचयन और ऑक्सीकरण अगर हमें क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि यहाँ पे किसका अपचयन हो रहा है और किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो हम क्या बताएंगे, हम जानते हैं कि प्लस चार्ज अगर कम हो रहा है, धनावेश में अगर कमी हो रही है तो वो क्या होता है, अपचयन होता है। तो ये क्या होगा, अपचयन। Sn का यहाँ पे क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, क्योंकि धनावेश में कमी हो रही है। और देखिए धनावेश में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब Fe का क्या हो रहा है, इसका हो रहा है ऑक्सीकरण। क्लियर है। अगर हमें इसकी ये जो स्टेट है वो हमें दे दी जाए +4 +2 इस तरह से हमें पूरा ये दिया हुआ भी मिल सकता है, हमें सिर्फ इतना पूछ सकता है कि यहाँ पे अपचयन किसका हो रहा है, तो हम देख सकते हैं कि +4 से अगर प्लस कम हो रहा है तो अपचयन हो रहा है, और प्लस में अगर वृद्धि हो रही है तो क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। अब देखिए आपको एक चीज़ और याद रखनी है, दो नाम होते हैं ऑक्सीकारक और अपचायक। देखिए अपचयन जिसका हो रहा है वो क्या होता है, वो होता है ऑक्सीकारक। ये विपरीत होते हैं एक दूसरे के नाम के। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, एक तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ ले हमें कि यहाँ पे Sn है उसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है या फिर ऑक्सीकरण हो रहा है, तो हम कहेंगे इसका अपचयन हो रहा है। हमें ये पूछ ले कि इस अभिक्रिया में ऑक्सीकारक कौन है, तो ऑक्सीकारक कौन है, जिसका अपचयन हो रहा है वो यहाँ पे ऑक्सीकारक होता है। मतलब Sn जो है वो क्या है, ऑक्सीकारक है, और Fe जो है वो क्या है, तो ये है अपचायक। नाम के थोड़ा सा विपरीत होते हैं तो आपको ध्यान रखना है, जिसका अपचयन हो रहा है वो होता है ऑक्सीकारक, और जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो क्या होता है, वो होता है अपचायक। क्लियर है, इतना आपको याद रहेगा। तो देखिए ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया हमारी जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गई हैं।
अगली देखिए अभिक्रिया होती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, तो वो भी हम देख लेते हैं। छोटी छोटी हैं, कुछ बड़ा नहीं है। ऑक्सीकारक और ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया जो है वो इम्पोर्टेंट है, इनको आपको ध्यान से देख लेना है। तो देखिए नेक्स्ट है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया कौन से नंबर की है? तो ये 10 नंबर की है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है? वह अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में चल सकती है, दोनों दिशाओं में चलने वाली, दोनों डायरेक्शन में जो चल सकती है। जैसे आपने कोई अभिक्रिया कहीं लिखी हुई देखी होगी तो आपने उसमें इस तरह से सिंबल देखे होंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि रिएजेंट है उससे प्रोडक्ट बनता है और प्रोडक्ट से वापस से रिएजेंट बन सकता है, तो ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। देखिए एग्जाम्पल के लिए हम देखें तो S2 प्लस I2 से अगर हम 2HI अगर प्रोडक्ट बनाते हैं, ये क्या है? अभिकारक या क्रियाकारक या रिएजेंट, और ये क्या है? उत्पाद या प्रोडक्ट। देखिए रिएजेंट से यहाँ पे उत्पाद बन रहा है, लेकिन उत्पाद से भी हम रिएजेंट बना सकते हैं। दोनों साइड में ये अभिक्रिया चलती है। रिएजेंट है, ये भी उत्पाद बनाता है, और यहाँ पे देखिए इस तरह से दर्शाया, इसका मतलब क्या है? ये अभिकारक है, इससे उत्पाद बन गया। ठीक है, और इस सिंबल का क्या मतलब है? ये रिएजेंट हो जाएगा और ये प्रोडक्ट हो जाएगा वापस से। तो ये अभिक्रिया जो उत्क्रमणीय होती है ये दोनों दिशाओं में चलती है। आपको बस याद इतना रखना है कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया वह अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में चलती है, अर्थात जिसमें रिएजेंट से प्रोडक्ट बन जाता है और प्रोडक्ट से वापस से अभिकारक बन जाता है, वो अभिक्रिया होती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, दूसरी देखिए होती है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। दूसरी होती है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है? ये अभिक्रिया एक ही साइड में चलती है। हाँ, 11 नंबर की है अनुत्क्रमणीय, लिख लीजिए। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया वह अभिक्रिया जो एक ही दिशा में चलती है, दिशा में चलने वाली, एक ही दिशा में चलने वाली अभिक्रिया जो होती है वो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। इसको किससे दर्शाते हैं? इसको एक एरो के निशान से दर्शाते हैं। उसको देखिए इस तरह से दर्शा रहे थे, लेकिन अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया को इस तरह से दर्शाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देखें तो NaOH की अभिक्रिया जब KCl से करवाई जाती है तो क्या बनता है? NaCl और KOH प्रोडक्ट बनता है। ये अभिक्रिया सिर्फ एक दिशा में चलती है। कहने का मतलब NaOH प्लस KCl की अभिक्रिया हम करवा के NaCl प्लस KOH बना लेते हैं, तो वापस से NaCl KOH से NaOH KCl हम नहीं बना सकते। इससे वापस से हम ये चीज़ नहीं बना सकते। इसका मतलब ये अभिक्रिया सिर्फ एक साइड में संपन्न होती है। एक बार अगर ये हो जाए तो वापस से हम प्रोडक्ट से रिएजेंट हम नहीं बना सकते। तो ये होती है उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। क्लियर है आपको? अब कुछ और अभिक्रियाएं रह गई हैं। विस्थापन अभिक्रिया है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो इस क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इनको पढ़ते रहिए और इनके आप एग्जाम्पल हैं उनको आप करके देखना, तो आपको समझ में और भी अच्छे से आ जाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।